तो ये है बैटमैन वेनम कॉमिक्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 इसी चैनल पे मिल जाएगा और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो विदाउट फर्दर अडू, Let's do this. बैटमैन एकदम सुन खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। इतने में डॉक्टर रैंडोल्फ उससे कहता है, तुम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करोगे ना? वो बैटमैन को एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? इतने में जनरल कहता है, स्टूपिड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स बैटमैन जिम गॉर्डन को जानता है, पुलिस फोर्स का बेस्ट ऑफिसर, और एक तरह से तुम उसे बैटमैन का दोस्त भी कह सकते हो। इस पे डॉक्टर रैंडोल्फ बैटमैन से कहता है, किल हिम, अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम डॉक्टर, मैं उसे मारकर उसका सर तुम्हारे सामने रख दूंगा। क्या ये सच में बैटमैन के ही शब्द थे? क्या वो सच में दिल से ये बातें कह रहा था? कल सुबह होने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या अब मुझे वो मिल सकता है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया था डॉक्टर? बैटमैन की आवाज में डॉक्टर को डेस्पिरेशन नजर आ रही थी और वो बैटमैन से कहता है, और वो चीज क्या है बैटमैन? वो पिल्स डॉक्टर। फिलहाल तो मेरे पास पिल्स नहीं है, बट जब तुम जिम गॉर्डन वाला काम खत्म कर लोगे तो शायद तुम्हें पिल्स मिल जाए। इस पे जनरल बैटमैन से कहता है, जाने से पहले एक बात समझ लो, हम तुम्हें किसी को मारने को नहीं कह रहे हैं। इसे तुम इस शहर की सफाई समझो। ये शहर नर्क में जा रहा है और इसके लोग भी, और गॉर्डन इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। वो भले ही बाहर से टफ दिखता हो, बट अंदर से वो एकदम नाजुक और नर्म है। हम पुलिस फोर्स में उसकी पोजीशन पे उस जैसे कमजोर लोगों को रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। बैटमैन को याद आता है कि अल्फ्रेड के जाने से पहले उसने भी अल्फ्रेड से कुछ इसी तरह की बात की थी। डॉक्टर पोर्टर जनरल की बात में ऐड करते हुए कहता है, और तो और गॉर्डन मेरी रिसर्च में भी इंटरफेयर करता है। वो प्रोग्रेस के रास्ते में आ रहा है और ह्यूमन के सुपर ह्यूमन बनने वाले एवोल्यूशन के रास्ते को बंद करना चाहता है। बैटमैन वहां से निकलता है और लगभग सुबह के 4 बजे गॉर्डन के घर के पास पहुंचता है। वो एक पेड़ पर से देखता है कि गॉर्डन इतनी सुबह उठकर अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहा था। ये देखकर बैटमैन सोचता है, शायद गॉर्डन देर रात तक हेडक्वार्टर्स में काम कर रहा था और अब रिलैक्स करने के लिए डॉग को घुमा रहा है। नहीं, रिलैक्स नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज टेंशन शो कर रही है। उसकी आंखें बार बार चारों तरफ के एरिया को स्कैन कर रही हैं। वो कभी रिलैक्स नहीं कर सकता। गॉर्डन एक प्रॉपर पुलिस ऑफिसर है, हर वक्त चौकन्ना। वो खतरों के साइंस को स्कैन करता रहता है। वो खतरे को एक्सपेक्ट करता है। अगर बैटमैन कोई ऑर्डिनरी किलर होता तो गॉर्डन को एकदम पता चल जाता, बट बैटमैन कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं है। ऑर्डिनरी किलर्स बैटमैन जैसे ट्रेंड नहीं होते, और इसके बाद जो बैटमैन करने वाला था उसके लिए तो बिल्कुल ट्रेंड नहीं होते। बैटमैन पेड़ से कूद जाता है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मुझे तुम्हें मारने भेजा गया है, और अगर मैं नहीं मारता हूँ तो वो किसी और को भेज देंगे। गॉर्डन को कुछ समझ नहीं आया। वो बैटमैन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? साइंटिस्ट रैंडोल्फ पोर्टर और जनरल स्लेक्रॉफ्ट, तुम उनके साथ कुछ कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्या, बट वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर गॉर्डन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो बैटमैन? हाँ, नहीं। इस मोमेंट तक बैटमैन को लग रहा था वो सब संभाल लेगा, बट अंदर ही अंदर उसे कोई बात परेशान कर रही थी। अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया था कि वो करना क्या चाहता है, पर जैसे ही वो बोलने लगा उसने अपना मन बना लिया। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, शायद मैं उन्हें सबक सिखा सकूं, और अगर मैं ना कर पाया तो सुबह तुम्हें ये काम करना होगा गॉर्डन। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर पोर्टर और जनरल आपस में कोई बात डिस्कस कर रहे थे। जनरल डॉक्टर से कहता है, मेरे सेंट लुई वाले कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग गॉर्डन ये बात जान चुका है कि जिन 2 लोगों को कल मारा गया था वो मेरे अंडर ही काम करते थे। इस पे डॉक्टर जनरल से कहता है, और अगर हमारे मास्क वाले दोस्त ने गॉर्डन को एलिमिनेट कर लिया हो तो? इस पे जनरल का जवाब आता है, अगर उसने गॉर्डन को एलिमिनेट कर भी लिया होगा तो अब तक गॉर्डन ने दूसरों तक ये बात पहुंचा दी होगी। बस कुछ ही टाइम की बात है और वो लोग हमें उन 2 बॉडी से कनेक्ट कर लेंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और जनरल से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगला प्लेन 1 घंटे के अंदर निकलने वाला है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। बैटमैन उस घर के छत से एंटर करता है। तुम जाओगे तो बस पुलिस हेडक्वार्टर्स, जहाँ तुम अपने क्राइम्स कैप्टन जेम्स गॉर्डन या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट के सामने कन्फेस करोगे। ये सुनकर जनरल कहता है, क्या सच में? मुझे नहीं लगता ये हमारे प्लान्स के साथ फिट बैठता है। चलो अब चुपचाप हमारे रास्ते से हटो। जनरल वहां से निकलने की कोशिश करता है। बैटमैन उसे एक हाथ से पुश करके गिरा देता है। ये देखकर डॉक्टर पोर्टर वहां से भागने लगता है, बट बैटमैन उसे पीछे से पकड़ के कार के ऊपर पटक देता है। डॉक्टर कार की दूसरी तरफ गिरता है और उसका रिसर्च नोट से भरा हुआ ब्रीफकेस भी खुलकर गिर जाता है। डॉक्टर पोर्टर की आंखों में डर दिख रहा था, बट फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैटमैन से कहता है, शायद मैं तुम्हारा माइंड चेंज कर सकता हूँ बैटमैन। वो पिल्स का एक पैकेट निकालता है और बैटमैन को दिखाता है, देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, क्या तुम्हें ये चाहिए? ये कहते हुए डॉक्टर उस पैकेट को दूर झाड़ियों की तरफ फेंकता है। बैटमैन अपना फोकस लूज करता है और डॉक्टर को छोड़कर पिल्स की तरफ जाता है। जनरल इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है और डॉक्टर से कहता है,
जल्दी निकलो यहाँ से। इस पे डॉक्टर जनरल से कहता है, अभी नहीं, मेरे रिसर्च नोट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल। ये देखकर जनरल डॉक्टर को पकड़कर कहता है, अभी उन्हें ढूंढने का टाइम नहीं है, प्लेन जल्दी जाने वाला है, हमें निकलना होगा। ये सुनते ही डॉक्टर बात मान जाता है और वो लोग कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बैटमैन को वो पिल्स मिल जाती है। उसके फेस पे एक बार फिर से वही इविल एक्सप्रेशन आ जाता है और वो एक मेनियक की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। बट तभी वो एकदम से रुक जाता है। वो कुछ रियलाइज करता है। उसके फेस पे एक बार फिर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ जाता है। वो 1 मिनट तक पिल्स के पैकेट को ध्यान से देखता है और फिर वो उन पिल्स को गिरा देता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस किसी को फोन करता है। एल्फ्रेड, मैं ब्रूस। ये सुनते ही दूसरी तरफ से एल्फ्रेड कहता है, अगर अभी सुबह के 5 ना बज रहे होते तो मैं खुशी से नाचता, पर तुम्हारे फोन करने का रीजन क्या मैं जान सकता हूँ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, बट मेरे पास कोई और नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे बैट केव में लॉक कर दो और मुझे 1 मिनट के लिए भी बाहर ना आने दो, चाहे जो भी हो जाए। मुझे आधे घंटे में मेंशन में मिलो प्लीज। ब्रूस बहुत ही डिस्ट्रेस्ड था और ये सुनते ही एल्फ्रेड उससे कहता है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। फोन कॉल के बाद ब्रूस के अंदर पिल्स के साइड इफेक्ट्स दिख रहे थे। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और आसपास की चीजों को तोड़ रहा था। वो जैसे तैसे करके मेंशन पहुंचता है और एल्फ्रेड भी वहां पहुंच चुका था। क्या तुम इस चीज को लेकर श्योर हो ब्रूस? तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। मैं सोच चुका हूँ, इस बारे में अब कोई बहस नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम बस वैसा करो। ओके, बट मैं एक बार श्योर होना चाहता हूँ कि मैं अच्छे से तुम्हारी इंस्ट्रक्शन समझ चुका हूँ। तुम चाहते हो कि मैं बैट केव की दोनों एंट्रेंसेस को कम से कम 1 महीने तक ना खोलूं, चाहे जो भी हो जाए, और तुम्हारे पास 1 महीने से ज्यादा का खाना और पानी केव में ही अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल एल्फ्रेड। और बाकी एग्जिट्स का क्या ब्रूस? मैं उन्हें पहले से ही सील कर चुका हूँ। क्या कुछ और नहीं हो सकता? कोई और रास्ता? शायद कोई फिजिशियन हेल्प कर पाए। ये सुनकर ब्रूस एल्फ्रेड की तरफ देखता है। एल्फ्रेड समझ गया था ब्रूस क्या कहना चाहता है। वो ब्रूस से कहता है, शायद कोई और हेल्प नहीं कर सकता। ये कहते हुए एल्फ्रेड ब्रूस को लॉक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर पोर्टर, जनरल और जनरल का बेटा टिमी प्लेन में थे। टिमी जनरल से पूछता है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। जनरल उससे कहता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है टिमी? हम एक आइलैंड पे जाने वाले हैं जहाँ की अथॉरिटीज हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। ऑफ कोर्स हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा और हम लगभग 2 साल तक वहां रुक पाएंगे। उसके बाद हम गौथम वापस आकर अपना काम पूरा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक पुलिस ऑफिसर गॉर्डन से बात कर रहा था। कैप्टन गॉर्डन, पोर्टर के घर से हमें कुछ नहीं मिला और उसके पड़ोसी ने बताया कि वो रात में ही कहीं निकल गया था। ये सुनकर गॉर्डन कहता है, सभी एयरलाइंस चेक करो। वैसे इससे कोई फायदा तो नहीं दिखता, बट फिर भी। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर, जनरल और टिमी तीनों उस आइलैंड पे पहुंच गए थे। वो किसी रिस्की प्लान के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर पोर्टर कहता है, क्या तुम इस प्लान को लेकर श्योर हो जनरल? ये काफी रिस्की काम है। इस पे जनरल का जवाब आता है, नहीं, रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ये बच जाता है तो ये पहले जितना यूजलेस नहीं रहेगा, और अगर नहीं बचता है तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो हम अभी से मास्टर टिमी के साथ चीजें शुरू करते हैं, पर वो है कहाँ? इसके बाद हम देखते हैं टिमी गार्डन में घूम रहा था और एक स्पेनिश लड़की के साथ बात कर रहा था। वो टिमी को अपना नाम कॉन्सुएला बताती है। टिमी उसमें काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने पिता और उसके स्टेटस के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 दिन हो चुके थे, पर ब्रूस अभी भी बैट केव में ही बंद था। एल्फ्रेड बैट केव के दरवाजे पे लगे इंटरकॉम से सुनने की कोशिश करता था। कभी उसे सांसों की आवाज सुन जाती थी और कभी चलने की आवाज। ये सुनकर एल्फ्रेड का मन करता था कि वो इंटरकॉम के थ्रू ब्रूस से कुछ कहे, उसे एनकरेज करे, उसे हिम्मत दे, पर वो ऐसा नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं आइलैंड पे टिमी वेट्स लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। जनरल स्लेक्रॉफ्ट अपने बेटे को देखकर काफी डिसअपॉइंटेड था। वीकलिंग, ये 100 पाउंड्स भी नहीं उठा पा रहा है। इस पे डॉक्टर पोर्टर उससे कहता है, कल तक ये सब बदल जाएगा। इस पे जनरल कहता है, क्या तुम इसे पिल्स देने वाले हो? इस पे डॉक्टर पोर्टर एक सिरिंज उठाते हुए कहता है, पिल्स नहीं, पिल से भी बेहतर एक चीज। ब्रूस को बैट केव में गए 15 दिन हो चुके थे। वहीं आइलैंड पे टिमी एक बार फिर गार्डन में कॉन्सुएला के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो उसे एक पोएम सुनाता है और कहता है कि ये उसे उसकी मॉम ने सुनाई थी। इस पर कॉन्सुएला टिमी से पूछती है कि अब उसकी मॉम कहाँ है। टिमी उसे बताता है कि कैसे कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई थी। इसके बाद कॉन्सुएला भी उससे कहती है कि अब उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही। वो एक दूसरे की बातों से काफी रिलेटेबल फील कर रहे थे और वो एक किस शेयर करते हैं। दूर से ये सब जनरल स्लेक्रॉफ्ट और डॉक्टर पोर्टर देख रहे थे। जनरल कहता है, आई होप ये लड़की से कोई बीमारी ना दे। तुम्हें तो पता ही है इन जैसे लोगों को कितना गंदा रहने की आदत होती है। इस पर डॉक्टर जवाब देता है, गंदा हो या नहीं, बट ये लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। ब्रूस को बैट केव में गए 20 दिन हो गए थे और इसी के साथ आइलैंड पे टिमी की ट्रेनिंग भी चल रही थी। पहले वो 100 पाउंड्स भी नहीं उठा पा रहा था और अब टिमी 150 पाउंड्स भी आसानी से उठा पा रहा था।
डॉक्टर पोर्टर टिमी की परफॉर्मेंस देखते हुए कहता है, मैंने इस ड्रग को और ज्यादा इम्प्रूव किया है और डायरेक्टली टिमी की नसों में इंजेक्ट होते ही ये और बेटर काम करता है। ये सुनकर जनरल डॉक्टर पोर्टर से पूछता है कि टिमी की ट्रेनिंग का अगला पार्ट कब शुरू होने वाला है। इस पे डॉक्टर कहता है, सर्जरी कहना जरा मुश्किल है, तुम्हें तो पता ही है कि ये एक्सपेरिमेंट है, अगर सब कुछ सही रहता है तो मैं 2 हफ्ते में काम शुरू कर दूंगा। इस पे जनरल डॉक्टर से पूछता है, क्या ये सर्जरी सरवाइव कर पाएगा? इस पे डॉक्टर कहता है, क्या फर्क पड़ता है। टिमी ये सब सुन रहा था और वो डिसअपॉइंट होकर वहां से निकल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस रिस्की प्लान की बात डॉक्टर और जनरल कर रहे थे वो यही प्लान था, टिमी की सर्जरी। अब ये किस तरह की सर्जरी है ये हमें आगे पता चल जाएगा। ब्रूस को बैट केव में गए 25 दिन हो चुके थे। एल्फ्रेड इंटरकॉम के थ्रू ब्रूस को सफर करते हुए सुन सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिमी पहले से ज्यादा बल्की और मस्कुलर हो गया था। उसका नेचर भी एकदम चिड़चिड़ा होने लगा था। वो गार्डन में कॉन्सुएला के साथ था, बट आज वो काफी अबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। वो कॉन्सुएला को जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो अनकंफर्टेबल फील करती है। वो टिमी को शांत करने के लिए उसे वो पोएम सुनाने को कहती है, बट टिमी कहता है कि वो पोएम भूल चुका है क्योंकि वो पोएम बकवास थी। ये कहते ही वो कॉन्सुएला को खींचने लगता है, बट इतने में डॉक्टर पोर्टर वहां आ जाता है। बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा टिमी, बट हमें एक जरूरी काम निपटाना है। टिमी कॉन्सुएला से दूर हट जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसे कभी दोबारा देखना नहीं चाहती, बट डॉक्टर पोर्टर टिमी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम उसे जरूर देखोगे, आई प्रॉमिस। उसके इन शब्दों के पीछे इविलनेस छुपी हुई थी। ब्रूस को बैट केव में अब 30 दिन हो चुके थे। एल्फ्रेड फाइनली इंटरकॉम के थ्रू ब्रूस से बाहर आने को कहता है, तो उसे जवाब मिलता है, नहीं आज नहीं, कल। वहीं आइलैंड पे टिमी की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। वो उसे जनरल के सामने लेकर आता है। टिमी की पूरी बॉडी पे स्टिचेस के निशान थे। वो पहले से बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा था। जनरल अपनी पिस्टल निकालता है और सीधा टिमी को शूट करता है। ये एक टेस्ट था। टिमी को कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी में सर्जिकली कुछ इंसर्शंस किए गए थे, जिस वजह से बुलेट्स भी उसका कोई नुकसान नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर टिमी से पूछता है, टिमोथी तुम कैसा फील कर रहे हो, एनी पेन? और उसे जवाब मिलता है, नहीं कोई पेन नहीं, और आज के बाद तुम कभी भी दर्द महसूस नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे नर्वस सिस्टम में ऐसे चेंजेस किए हैं कि तुम्हें कभी पेन फील नहीं होगी। तुम एक लकी बॉय हो, नहीं तुम एक लकी मैन हो, उससे भी बेहतर तुम एक लकी सुपरमैन हो टिमी। इसके बाद हम वेन मैनर में एल्फ्रेड को देखते हैं। इट्स टाइम। वो ग्रैंडफादर क्लॉक का टाइम सेट करता है, एग्जैक्टली वही टाइम जिस टाइम पे ब्रूस के पेरेंट्स को मारा गया था। और वो टाइम सेट करते ही ग्रैंडफादर क्लॉक वहां से स्लाइड होने लगती है और बैट केव के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। मास्टर ब्रूस। बैट केव की अंधेरी सीढ़ियों से कोई ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ये ब्रूस था। उसका बैट सूट एकदम फट चुका था। उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ चुके थे। वो पहले से एकदम अलग लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। क्या तुम ठीक हो ब्रूस? हाँ एल्फ्रेड, थैंक्स। तुम्हारा वेट काफी कम हो गया है, तुम्हें डाइटिंग पे एक बुक लिखनी चाहिए। बैट केव में इतना टाइम रहने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक भी वर्ड लिख पाऊंगा एल्फ्रेड। तुम बहुत थक चुके हो ब्रूस, मैं भी तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता हूँ। अभी नहीं, पहले मुझे शावर लेना है, उसके बाद एक टोस्ट और हॉट टी, और उसके बाद मैं बाहर सूरज की रोशनी में बैठना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आइलैंड पे टिमी और भी ज्यादा हैवान बन चुका था। उसने एक बार फिर से जबरदस्ती कॉन्सुएला को पकड़ कर रखा था। वो भागने की कोशिश करती है, बट टिमी बहुत गुस्से में उसे पकड़े हुए था। जनरल और डॉक्टर पोर्टर ये सब देख रहे थे। डॉक्टर पोर्टर जनरल से कहता है कि ये लड़की हमारे किसी काम नहीं आ रही है, इसे सजा देना तो बनता है। ये सुनते ही जनरल टिमी से कहता है, टिमी किल हर। ये सुनते ही कॉन्सुएला डर जाती है और टिमी से कहती है, अपनी मॉम की पोएम याद करो टिमी। वो उसके अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं होता। टिमी का गुस्सा कम नहीं होता। वो कॉन्सुएला का गला दबा देता है और एक झटके में उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। तो कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट जनरल? इस पे जनरल स्लेक्रॉफ्ट डॉक्टर पोर्टर से कहता है, वेल डन। अगर हम टिमी जैसे वीकलिंग को इतना पावरफुल बना सकते हैं तो हम किसी को भी इस तरह का बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस पहले जैसा लग रहा था। उसकी मसल्स भी अब वापस आने लगी थी। एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है, अब शायद गॉथम के अंडरवर्ल्ड को एक बार फिर से डरना पड़ेगा। अभी नहीं एल्फ्रेड, अभी मैं गॉथम छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर एल्फ्रेड थोड़ा कंफ्यूज था। अभी मैं डॉक्टर पोर्टर और जनरल स्लेक्रॉफ्ट के पीछे जा रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? श्योरली वो दोनों अब खतरा नहीं है। वो खतरा है एल्फ्रेड, और जब तक वो बाहर घूम रहे हैं तब तक वो खतरा ही रहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि जब मैं बैट केव में था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं क्या बन चुका था। और मैं तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगा जब तक मैं ये श्योर नहीं कर लेता कि वो ये सब दोबारा मेरे साथ नहीं कर सकते। ये कहते हुए ब्रूस अपना चेहरा काउल से कवर करता है और बैटमैन बनकर निकल पड़ता है। और इसी के साथ बैटमैन वेनम पार्ट 3 खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।